Hello students, I Rakesh Chauhan welcome you all in the e-learning classes of physics initiated by Suraj Group of Schools. Today in this video we are going to discuss about a very important topic of chapter 5, that is laws of motion, and the name of that topic is impulse. So सबसे पहले हम बात करेंगे impulse होता क्या है. So impulse is a kind of force which act for a small interval of time. So if a large amount of force applied for a short interval of time, then the force is said to be impulsive force or simply impulse. So how we can define the impulse? A force acting on a body acting for a short interval of time is known as impulsive force or impulse. So सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस तरह के फोर्सेस हम अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ पे फेस करते हैं. तो अगर मैं बात करूँ क्रिकेट की, और क्रिकेट में किसी बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और वो जो बॉल है वो बाउंड्री से दूर चली जाती है, मतलब सपोज 6 गया 4 गया जो भी गया, तो आपने देखा होगा कि बॉल का और बैट का जो कांटेक्ट टाइम है वो लेस देन 1 सेकेंड का रहता है. बट स्टिल वो जो बॉल जब बैट को हिट की गई तो वो काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक जाती है. तो इसके पीछे जो लॉजिक है या इसके पीछे जो फोर्स काम कर रहा है उसको हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स. मतलब जो बैट और बॉल के कांटेक्ट में या कांटेक्ट जो टाइम था वो काफ़ी स्मॉल था, स्टिल द बॉल इज एबल टू ट्रेवल द और कवर अप द बाउंड्री. ओके, कुछ और एग्जांपल्स भी आप ले सकते हो. आपने किसी बॉल को दीवार पे मारा और बॉल वापस से हमारे हाथ में आ जाती है, तो दीवार और बॉल के बीच में जो कांटेक्ट टाइम रहा होगा वो लेस देन सेकंड का रहा होगा, और फिर भी जितनी स्पीड से हम उसको दीवार पर हिट करते हैं बॉल वापस से उसी स्पीड से हमारे हाथ में आ जाती है. तो इस तरह के फोर्स को भी हम इम्पल्सिव फोर्स कहेंगे. ऐसे ही सपोज कोई ब्रेकर आया और ब्रेकर से हमारी कार या हमारी बाइक जो है उस पर ऊपर की तरफ जर्क लगा, तो इस तरह के फोर्स को भी हम इम्पल्सिव फोर्स कहेंगे, क्योंकि ये फोर्स काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड का होता है लेकिन बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है. तो ऐसे सभी फोर्सेस जो किसी बॉडी पर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वर्क करते हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है, ऐसे सभी फोर्सेस को इम्पल्स कहा जाता है. नाउ लेट अस डिस्कस हाउ द इम्पल्स or impulsive force can be calculated. So the simple formula of impulse is equals to average force multiplied by time duration. Since the force is not actually constant, suppose द बॉल इज हिटिंग दिस वॉल. सो जब बॉल इस वॉल को हिट कर रही होगी तो हिट करने या हिट करते समय उसका जो फोर्स है वो थोड़ा कम रहा होगा और थोड़ी देर बाद उसका फोर्स ज़्यादा रहा होगा, और फिर जब वो वापस आ रही होगी तो उसका फोर्स थोड़ा कम हो गया होगा. या आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो कि ये जो फोर्स है ये एक्चुअल में कांस्टेंट वर्क नहीं करता है. जैसे मैं इस दीवार को ही पुश कर रहा हूँ सपोज, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने एक साथ इतना फोर्स एक्सर्ट किया हो. सेम मैं बॉल से हिट कर रहा हूँ इस दीवार को, तो शुरुआत में जीरो फोर्स, जैसे ही कांटेक्ट में आई तो फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज होगा, मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा, और फिर जब बॉल वापस से उससे दूर जा रही होगी बॉल से तो धीरे धीरे वापस से कम होता जाएगा. तो इसलिए हम यहाँ पे जो फोर्स लेते हैं वो एवरेज फोर्स लेते हैं इम्पल्स के केस में. सो एवरेज फोर्स multiplied by time duration, that is delta t. So this is how we define the impulse.
और वी कैलकुलेट द इम्पल्स। यहाँ से हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन एंड टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड। सो न्यूटन इंटू सेकेंड will be the unit of impulse. Okay, now let us discuss about the very important theorem, that is impulse momentum theorem. So next topic we are going to discuss is impulse momentum theorem. So let us discuss the impulse momentum theorem. So first we will write down its statement. According to impulse momentum theorem, the total impulse imparted by the body, imparted on the body, we can say, is equal to change in its linear momentum. What is impulse momentum theorem? According to impulse momentum theorem, the total impulse imparted on the body is equal to the change in its linear momentum. So suppose total momentum imparted is I and the change in momentum is delta P, suppose, then we can say that this is impulse momentum theorem. According to impulse momentum theorem, impulse imparted is equal to change in moment. Okay, so first we will prove this theorem and thereafter we will utilize this theorem, or we will see some applications of this impulse momentum theorem. So let us have the proof of this theorem. So to prove this impulse momentum theorem, we will use Newton's second law of motion. So what is Newton's second law of motion? According to Newton's second law of motion, force is equals to rate of change of linear momentum. Force is equal to rate of change of linear momentum, dp upon dt. From here, if I write down dp is equals to f into dt, and now if I integrate this both sides, integrating both sides, so we will have integration dp is equals to integration f dt. Here the variable is momentum, so let us have the lower limit as initial momentum and upper limit as final momentum. And here the variable is time, so at t is equal to 0 the momentum was pi, and at t is equal to t the momentum becomes pm. So these were the limits. Now integration of dp is p and the limits are from pi to or pf, and here f is constant and integration dt that comes out to be t, and the limits are 0 to t. So if I put upper limit pf here, it will become pf minus lower limit, that is pi, is equals to f t minus 0, upper limit minus lower limit, and this is nothing but change in momentum, that is delta p, and this is force into time duration, this is impulse. So change in momentum is equals to impulse, or impulse is equal to change in momentum. This is how you can prove the impulse momentum theorem. Okay, so you can note it down and you must remember this theorem, because in numerical point of view or in numericals we will frequently use this theorem to calculate the impulse or change in momentum. Now let us have the look on the applications of this impulse momentum theorem. Okay, now let us discuss the applications of impulse momentum theorem. So as we all know that impulse is equal to change in momentum according to impulse momentum theorem. So this delta p or impulse can be written as average force into time duration,
according to the definition of impulse. So from here, if I calculate average force is equals to delta P upon delta T. So if delta P is constant, that is the change in momentum is fixed, then if I increase the value of time duration, then the effect of force will be decreased, or the average force will be decreased. So this concept is utilized in various applications. So the first application we are going to consider is the designing of soakers. Designing of soakers of the vehicles. So जितने भी व्हीकल हैं उनके जो सोकर डिज़ाइन होते हैं उनका जो प्रिंसिपल है वो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो बेसिकली जितने भी सोकर्स होंगे उनमें सभी में स्प्रिंग यूज़ करते हैं, और स्प्रिंग का फंक्शन होता है टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज करना, क्योंकि नीचे से जैसे ही अगर हम अपनी कार की बात करें तो वो ब्रेकर पर सपोज मूव कर रही है, जैसे ही ब्रेकर पर मूव करेगी तो डेफिनेटली ब्रेकर कार पर जर्क लगाएगा या फोर्स लगाएगा, इंपल्सिव फोर्स लगाएगा, मोमेंटम चेंज करेगा, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो वो जो स्प्रिंग्स हैं वो एक्चुअल में उस फोर्स को ऊपर तक पहुंचने में उस फोर्स का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, और टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने की वजह से जो एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा कार में बैठने वाले लोगों से, तो वो जो फोर्स है वो एक्चुअल में उनको कम एक्सपीरियंस होगा। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ सोकर्स, टू इंक्रीज द टाइम ड्यूरेशन सो दैट द एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस्ड कैन बी लोअर। ओके, so that is the one application of this principle, or we can say the impulse momentum theorem. Another application you can see in your day to day life. आपने क्रिकेट मैच ज़रूर देखा होगा, इवन खेला होगा, और क्रिकेट मैच में जब फील्डर कैच की प्रैक्टिस करता है तो उसको सिखाया जाता है कि वो बॉल को कैच करते समय हाथों को एक जगह पर ना रखे, वो उनको थोड़ा पीछे की तरफ खींचे। तो पीछे की तरफ खींचने से क्या होगा, बॉल का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। हमारे हाथ पर जो बॉल एकदम से लगने वाली थी, अगर हम उसका थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दें कैच करते समय, तो बॉल का जो इम्पैक्ट है जो बॉल को हमारे हाथ पर जो फोर्स लगाना था उसके इम्पैक्ट को हमने कम कर दिया है बाय इंक्रीजिंग द टाइम ड्यूरेशन। सो द फील्डर, second application we can say, the fielder draws his hands backward while catching the ball. So this is second application. Some more applications you can see in your day to day life. सपोज कोई रनर दौड़ रहा है और वो अपनी फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाता है। सपोज ये उसकी फिनिशिंग लाइन है, यहाँ से रनर दौड़ता हुआ आ रहा है, तो उस रनर को ये कहा जाता है कि वो एकदम से यहाँ ना रुकें, वो अपनी स्पीड धीरे धीरे कम करेगा इस फिनिशिंग लाइन के बाद, और उसके बाद एकदम से स्टॉप ना होके वो धीरे धीरे यहाँ जाके स्टॉप होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो एकदम से यहाँ रुकेगा, अचानक से यहाँ रुकेगा, तो उस केस में जो चेंज इन मोमेंटम है वो तो फिक्स रहेगा रुकने में, जो इसकी फाइनल स्पीड है और इनिशियल स्पीड है और फाइनल स्पीड 0। लेकिन अगर टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाए तो उसकी बॉडी पर जो जर्क लगेगा वो कम हो जाएगा, तो इससे इंजरी का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। इसीलिए अचानक से कभी भी दौड़ते हुए नहीं रुकना चाहिए, थोड़ा स्लो डाउन करके हमें रुकना चाहिए। इसको भी हम इसी कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। कुछ और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी हाइट से नीचे कूद रहे हैं तो अगर फ्लोर जो है वो सीमेंटेड है तो इंजरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जबकि अगर फ्लोर कच्चा है तो मिट्टी अगर नीचे डली हुई है तो उसमें जो इंजरी के चांसेस हैं वो कम है। क्यों? क्योंकि
जैसे ही हम ऊपर से नीचे कूदेंगे तो वो जो फ्लोर ने हमारे पे जो फोर्स लगाना चाहिए था वो एक्चुअल में, अगर सीमेंटेड फ्लोर है तो तुरंत उसी समय फोर्स लगेगा, मतलब टाइम ड्यूरेशन कम होगा, एवरेज फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर फ्लोर जो है वो सीमेंटेड ना होके और सैंडी फ्लोर है तो वो जो मिट्टी है वो इधर उधर बिखर जाएगी, मतलब टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाएगा इम्पैक्ट ऑफ फोर्स का, जिस वजह से हमें कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और अगर नीचे सपोज हमने सोफ़ा डाला हुआ है या गद्दे बिछाए हुए हैं तो डेफिनेटली उस केस में हमें बिल्कुल भी इंजरी नहीं होगी, क्योंकि उस समय वो जो एक्चुअली गद्दे हैं वो किसका काम करेंगे, तो आप कह सकते हो एक तरह से स्प्रिंग का काम करेंगे। तो उस समय जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आप, या आप कह सकते हो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इन सभी फिनोमिनाज को आप अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, वन मोर topic related to this impulse is, if we have been provided the impulse time graph, or in fact the force time graph, variable force, suppose this is variable force, because in impulse the force is not constant, it is variable. So this is suppose the force or variable force time graph. सो अगर हमें फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा हो और इम्पल्स फाइंड आउट करना हो तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं फोर्स टाइम ग्राफ का, तो वो इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके से इसको अपन समझ लेते हैं एक बार। सपोज ये हमारे पास इम्पल्स या कह सकते हो फोर्स टाइम ग्राफ है। फोर्स इज इंक्रीजिंग, देयर आफ्टर इट इज डिक्रीजिंग, ऐसे भी आप ले सकते हो। सो हमें फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हम इस ग्राफ की हेल्प से इम्पल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करें, अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप लेता हूँ इस तरह की और इसका एरिया कैलकुलेट करता हूँ, सपोज ये है डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन, और यहाँ से यहाँ तक मैं अगर फोर्स की एवरेज वैल्यू को कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ, एफ एवरेज ले लेता हूँ, तो इसका एरिया क्या होगा, तो ये एक रेक्टेंगल मान सकते हैं ऑलमोस्ट, और इस रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो इन प्लेस ऑफ लेंथ इट इज डेल्टा टी एंड इन प्लेस ऑफ ब्रेड्थ इट इज एफ एवरेज, एंड यू नो दैट एवरेज फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन इज इम्पल्स। सो द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप गिव द इम्पल्स। सो somehow if we are able to find out the complete area, then this complete area will represent the impulse. So therefore you must always remember that the area under force time graph gives the impulse. So इस पे कई क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं बुक में, तो इन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आपको फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है तो इम्पल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बाय सिंपली कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज ऑल for this topic, that is impulse. Thank you very much for watching the video.